हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका नेचुरली कैंडिड में। आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस के कुछ पार्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। हो सकता है आपको सिलेबस पता हो यूपीपीसीएस का, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्या होता है, क्या क्या आता है, क्या पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में मैं GS1 का, GS पेपर 1 जो कि मेंस का है, उसका सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। मोटा मोटा आपको तो पता होगा सबको कि बेसिकली जीएस पेपर 1 में हमारा हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आता है। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं अलग अलग। काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, जो पहले सोचती थी कि हाँ बस हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वही तो आता है, ज्योग्राफी में जो जनरली हम पढ़ते हैं प्री के लिए उतना ही तो सिलेबस होता है। पर ऐसा नहीं है, और हमें सिलेबस की एक एक लाइन पता होनी चाहिए। आपने अभी तक अगर प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है, चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दी हैं, सब्जेक्ट पे मटेरियल आप खोजते रहते हैं, तो आपने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस भी देखे होंगे। वो सब एक ही बात बार बार दोहराते हैं, वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर चर्चा करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। GS पेपर 1 हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर will cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times। मतलब कि हम जब सॉरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से जो कल्चर का पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी है कि सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। फिर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1757, मतलब बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1947 जब हमें आज़ादी मिली तब तक। ये सारा इतना जो टाइम पीरियड है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आता है। उसके सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं ये तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है प्री में। ये पहले हुआ, पहले रॉलेट एक्ट आया या ऑगस्ट ऑफर आया या रेगुलेटिंग एक्ट आया किसी ईयर का, या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। तो ऐसे आपको 2-4 चीज़ें अलग अलग दे दी जाएंगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम पीरियड आप अरेंज करिए। तो इसलिए सिग्निफिकेंट इवेंट्स। फिर पर्सनालिटीज़ में एक तो आप पढ़ते ही होंगे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, और नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। आप जब सिलेबस एक बार देख लेंगे तो फिर आप किताब जब पलटेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि ये इसमें कितना पोर्शन हमें कवर करना है। मॉडरेट्स में कौन है, एक्सट्रीमिस्ट में कौन है, या सोशल कल्चरल मूवमेंट जो आया था उसका क्या रोल था, तो उसकी कौन कौन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं और क्या क्या इश्यूज थे। जैसे इश्यूज आपको ये भी पता होने चाहिए कि क्या कारण थे 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, या क्या कारण थे कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ, या जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे इश्यूज आपको पता होने चाहिए। फिर फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया के ही कुछ पोर्शन, या बंगाल, मद्रास और तीसरा क्या था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन 3 जगहों की ही सिर्फ नहीं, और भी जो अलग अलग जगहें हैं पूरी इंडिया में, वहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस लोगों ने अपने अपने दिए, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री।
देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको समझ में आ रहा है कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो ये भी इन्होंने बता दिया है कि किस ईयर तक। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो जी आज तक चल रहा है, तो क्या वो हमें हिस्ट्री में कवर करना है? नहीं, इसलिए आपको सिलेबस देखना ज़रूरी है कि आपको 1965 तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ तक देखना है, 47 to 65, ऑलमोस्ट 18 साल या 20 साल का टाइम पीरियड मान सकते हैं। फिर है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी टू मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। और उसमें क्या क्या आपको मेनली पता होना चाहिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, अब 1789 है तो 18th सेंचुरी हुआ। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, socialism, Nazism, fascism, etc. Their forms and effect on the society. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कट बता दी हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर। अलग से अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं लिखा है, लेकिन टाइम पीरियड दिया हुआ है। जर्मनी की बाउंड्रीज रीड्रॉ करी गई थी, और भी बहुत सारा, ऑस्ट्रियन हंगरी वाला जो एरिया है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तो वो सब कुछ आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। अब ये सोसाइटी वाला पोर्शन शुरू हो गया। यहाँ तक बेसिकली हिस्ट्री का था, यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, वर्ल्ड भी है, फ्रीडम स्ट्रगल भी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी इन्होंने टाइम पीरियड बता दिया, और इंडियन कल्चर में बता दिया कि क्या क्या आपको बेसिकली फोकस करना है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। देखिए ये पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स में दिखाऊं GS1 में तो 17 है, ठीक है, और एक किसी भी GS के पेपर में लगभग 20 सवाल आते हैं। अब 20 सवाल के लिए आपके पास ये 17 पॉइंट्स हैं, तो मान लीजिए ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने अभी तक 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो मतलब 17 में से 5 पॉइंट ही हिस्ट्री है, बाकी इसमें सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी भी है। ये इतना एम्फेसिस दे के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं कि अरे ये भी है, ये भी है, अब मैं तो बिल्कुल सब याद कर डालूंगा, सब कर डालूंगी और एकदम मैं रट लूँगी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बट आप देखिए कि सिर्फ उतना पोर्शन करने से आप पूरा पेपर 1 नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, और भी चीज़ें हैं। इसलिए सिलेबस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है कि एक पेपर में ऐसे आप किताब जब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड, 5 तो अलग किताबें यही हो गई, और अभी आप देखें तो GS1 का सिलेबस ही नहीं ख़त्म हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस प्रपोर्शन में क्या कितना पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें मैं कर चुकी आपसे। पॉइंट नंबर 6 में है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। फिर 7th में रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पावर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। जैसे गेटोज होते हैं जो, या थोड़ा सा अर्बन एरिया होता है, वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें। वुमेन का क्या रोल है सोसाइटी में, इनके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या पॉपुलेशन और पावर्टी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अभी इसी वीडियो में या किसी अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगी, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी जिसमें इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप पूछा गया है कि पावर्टी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है या पॉपुलेशन पावर्टी को अफेक्ट करती है या नहीं करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम एलपीजी रिफॉर्म्स जिन्होंने भी पढ़ा होगा तो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा आप घबराइए मत, सब कुछ आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है,
इजी है। इजी मतलब ऐसा चाहिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये इजी है, बट बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक घबराहट नहीं पालनी चाहिए, जितना हो पाए उतना करना चाहिए। एनीवे, LPG रिफॉर्म्स ये हुए थे, जब भी हुए थे, तो उसी में अब आपको जैसे ईयर पता है मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन पूछ ली तो आप क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे कि हाँ बस इकोनॉमी लिबरल हो गई हमारी? आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे सिलेबस में अलग से मेंशन्ड पॉइंट है, मीनिंग ऑफ liberalization, privatization and globalization and their effects on economy, polity and social structure. सोसाइटी पे भी फर्क पड़ता है। ये तीनों चीज़ें आप इनको सेक्लूजन में नहीं देख सकते, सब इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे। चलिए, फिर अगला है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। आप देखेंगे कि कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया है कम्युनलिज्म पे। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर। अब ये देखिए, मैंने पॉइंट नंबर 6 से लेके 9 तक डिस्कस किया। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इतना आपको पोर्शन सोसाइटी का लग रहा होगा। शुरू के 5 पॉइंट्स जो हैं वो हिस्ट्री के हैं, फिर अगले 4 पॉइंट सोसाइटी के हैं। अब बचे 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डिवाइडेड हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट इन रेफरेंस टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, ये भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, इतने सारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, सब जगह का अलग अलग इतनी सारी कंट्रीज हैं, उसमें वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट सब कुछ पढ़ना एक मोटा मोटा ओवरव्यू तो हम फिर भी ले सकते हैं, बट हमें फोकस कहाँ करना है? तो वो सिलेबस ने फोकस एरिया डिफाइन किया है कि आपको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का ढंग से पता होना चाहिए, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हम प्री के लिए पढ़ते वक्त कभी ध्यान नहीं देते। एक तो इतना सारा क्रैम करने के लिए हो जाता है, इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ की क्या कैपिटल है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो हम जब तक इंडस्ट्रीज़ पे पहुँचते हैं तब तक हमें लगता है कि अरे ये पोर्शन छोड़ भी देते हैं, लेकिन मेंस में अलग से वो एक पॉइंट दिया है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। फिर नेक्स्ट है से, और ये सारा पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑफकोर्स ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें क्या क्या? अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स। आप देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और ये सारी चीज़ों से इंडिया अफेक्ट होता है। अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी से भी अफेक्ट होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी उतनी नहीं है बट स्टिल टेक्टोनिक मूवमेंट जो है प्लेट्स का, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। साइक्लोन्स तो हर साल आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, पिछली बार वेस्ट पे भी आया था, पिछली बार या पिछली बार। फिर ओशन करंट्स, अब हम इंडियन ओशन है पूरा पेनिनसुला इधर हमारे। फिर विंड्स और ग्लेशियर्स ऊपर हिमालयस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल। अब ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, मान लीजिए ये इंडिया है और ये पेनिनसुला है, इससे कितनी दूर का जो ओशन का हिस्सा है वो हमारा रिसोर्स है, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये भी एक पॉइंट है हमारे सिलेबस में, और उसका क्या पोटेंशियल है ये भी पता होना चाहिए। आपको पता होगा एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी है ओशंस से। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विद फोकस ऑन इंडिया। देखिए, रिफ्यूजी प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है,
इसलिए वर्ल्ड का भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और साथ में इंडिया पे तो फोकस होना ही चाहिए कि कहाँ से रेफ्यूजीज़ हमारी कंट्री में आ रहे हैं और उनके आने से क्या प्रॉब्लम है। हम उनके आते ही, क्योंकि उन्हें अपनी होम कंट्री में नई शरण मिल रही है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये सवाल आता होगा न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कि क्यों हम इनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, ये बेचारे इतने परेशान हैं। क्योंकि कुछ कारण हैं जो हम उन्हें नहीं दे सकते सिटीजनशिप, या बहुत सारे उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं ऐसा करने से। ये भी एक सिलेबस का पार्ट है। देखिए, सब चीज़ आप बोझ बना के पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत कठिन लगेंगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इनक्विजिटिव हों, जागरूक बने, ये सोच के कि हाँ मुझे पता होना चाहिए कि कल को मैं न्यूज़पेपर उठाऊं और उसे पलटूं तो मुझे क्या लिखा है उसमें वो समझ में आए। खैर, आपको लग सकता है कि मैं कौन होती हूँ आपको ये समझाने वाली, पर देख लीजिए, मेरा तो ऐसा ही अप्रोच है और इसने मुझे काफ़ी मदद भी की है। तो आई होप ये अप्रोच आपको भी आगे हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज विद रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या आप फ्रंटियर और बाउंड्री में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये भी एक सिलेबस का पार्ट है और ये हमें पता होना चाहिए। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और कहाँ पे क्या बाउंड्रीज़ हैं, क्या उसमें कोई इशू है, क्या रिसेंटली कोई एक्ट पास किया गया था कुछ सालों में अभी किसी नेबरिंग कंट्री के साथ। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, टाइप्स एंड पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस। स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट विलेजेस, इस पे तो हम प्री में भी सवाल देखते हैं और देखिए मेंस में भी पूछा जाता है कौन कौन सी सिटीज़ हैं स्मार्ट सिटीज़, क्या होता है स्मार्ट सिटीज़ में, किन सिटीज़ को हम कहते हैं, उनमें कितना गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, और स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज में क्या फ़र्क है, ये सब कुछ। फिर नेक्स्ट है, अब यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेसिफिक भी अलग से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पॉइंट नंबर 16 में है स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, हेरिटेज, सोशल कस्टम एंड टूरिज्म। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ यूपी, ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब देखिए, ये सब क्यों हमें पढ़ाया जाता है, हम कि क्यों जाने कि क्या हिस्ट्री है, हम क्यों जाने कि कहाँ पे कैसी सॉइल है। क्योंकि कल को जब हम सब जब भी अगर कभी सेलेक्ट होते हैं तो हमें कहीं डिप्लॉय किया जाएगा काम करने के लिए, तो वहाँ पे कोई मान लीजिए दो गुटों के बीच में लड़ाई हो गई या कुछ किसानों को दिक्कत है, तो जब तक आपको वहाँ की ज़मीन, वहाँ की जलवायु, वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट हैं, किस तरीके की वाइल्ड लाइफ है, क्या वहाँ कोई माइनिंग होती है या क्या क्या सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, ये नहीं पता होगा तो आप कैसे किसानों की मदद कर पाएंगे। और जो दो गुटों के बीच में या दो लोगों के बीच में जो भी अगर लड़ाई या कोई ऐसे स्थिति क्रिएट होती है, तो आप उसको अगर आप उनकी हिस्ट्री नहीं समझते, वो क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस या कैसा उनका सोशल एनवायरनमेंट है, वो कोई एक गुट मान लीजिए फेस्टिवल मना रहा है, अभी आपने देखा होगा योगी जी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कांवड़ यात्रा भी निकलेगी और साथ में मुहर्रम भी है, तो कोई भी ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए लोगों के पास कि किसी और को कोई हानि पहुंचे। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई क्या उनका पाथ है, वो किधर से निकलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेजेस क्या है और क्या सोसाइटल कस्टम्स या ट्रेडिशंस हैं, और टूरिज़्म कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी हैं हिस्टोरिकल जिन्हें प्रिजर्व किया जा रहा है और लोग भारी मात्रा में आते हैं
वहाँ पे घूमने फिरने और उसका दर्शन वगैरह करने के लिए। तो इसलिए ये सब पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूँगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपकी जानकारी में कोई और है जो प्रेपरेशन कर रहे हैं या आगे सोचते हैं करने के लिए, तो अगर वो जानकारी जानना चाहते हैं कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या होता है, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, अगर चाहें तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।